नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज की अपनी इस कक्षा में जहां हम बी पाठ प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में शामिल आदिकाल एवं भक्ति काल नामक प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। पूर्व कक्षा में हमने आदिकाल के विभिन्न काव्य धाराओं के संदर्भ में परिचर्चा की थी। दोस्तों, आज हम आदिकाल के प्रथम कवि का प्रश्न टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आदिकाल का पहला कवि किसे माना जावे। विभिन्न लोग हैं, हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है। हर व्यक्ति हर चीज़ को, साहित्य को, समाज को, राजनीति को, धर्म को, अर्थ को अपने अपने दृष्टिकोण से देखता है। तो यहाँ अपने अपने दृष्टिकोण के कारण, दृष्टिकोण के वैविध्य के कारण प्रथम कवि कौन हो, उसका समय क्या हो, इस पर विवाद रहा है। दोस्तों, प्राय आपसे पूछ लिया जाता है कि हिंदी का पहला कवि कौन है, या ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आते हैं तो उनमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसने, जैसे रामचंद्र शुक्ल ने किसको हिंदी का पहला कवि माना, डॉक्टर नगेंद्र किसको मानते हैं, या जैसे किसी व्यक्ति विशेष का नाम दे दिया जावे कि सरहपा को हिंदी का पहला कवि कौन मानते हैं, चंद्रप्रदायी को हिंदी का पहला महाकवि कौन कहता है। ये अनेकों प्रकार के प्रश्न होते हैं जो ऑब्जेक्टिव रूप में या अति लघुत्रात्मक प्रश्न के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो सकते हैं। और ये प्रश्न केवल आज के लिए उपयोगी नहीं है। ये यदि आप हिंदी में अपना भविष्य खोजते हैं तो लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ है। मैं आपको हर कक्षा में आपसे चर्चा करता हूँ, बताता हूँ कि आज जो हम देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है। केवल पास होने के लिए पढ़ना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हम उससे आगे बढ़ें और उसको अपने जीवन में उतार लें। देखिए, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि और उसकी रचना कौन सी नहीं है, इसके विषय में हम परिचर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले इतिहास लेखन की परंपरा, जिस पर हमारी सरसरी तौर पर चर्चा हुई थी, उसको हम पुनः चर्चा भी करेंगे उस पर कि सबसे पहले हिंदी साहित्य का जो इतिहास था वो एक विदेशी भाषा में लिखा गया, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, जिसमें न कालक्रम की बात थी, न नामकरण की बात थी, न प्रवृत्तियों के विवेचन की बात थी। और बड़ा कारण तो यह था कि उस समय सामग्री की उपलब्धता बहुत कम थी, है ना। जो इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी नाम से गारसद तासी ने हिंदी का पहला इतिहास लिखा था। उसके बाद दूसरे स्थान पर आते हैं शिव सिंह सेंगर, जो मैं ये परिचर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहले स्थान पर जो समीक्षक हैं, जो इतिहासकार हैं, जिन्होंने पहले कवित्व के संदर्भ में, कवि के संदर्भ में चर्चा की, वो एक इतिहासकार ही है। और वो इतिहास लेखक द्वितीय स्थान पर आता है। पहले स्थान पर हमने चर्चा की गारसद तासी आते हैं, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था। और उसके बाद दूसरा नंबर आता है 1883 के आसपास का इनका समय है। वो 1839 का समय था तासी का, इनका 83 का समय है। कुछ लोग 78 में भी कहते हैं इनके इतिहास ग्रंथ के बारे में, लेकिन वो उस समय प्रकाशित नहीं हुआ था। मूल रूप से जो प्रकाशन था वो 83 में हुआ था। तो शिव सिंह सेंगर, इन्होंने इतिहास लेखन में भी उसी पद्धति को अपनाया जिस पद्धति को गारसद तासी ने अपनाया था, यानी कि न तो काल विभाजन, न नामकरण, न प्रवृत्तियों के विवेचन, ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन हाँ, वहाँ से कुछ कवियों की संख्या जरूर बढ़ा दी, लगभग 1004 कवियों को स्थान दे दिया अपने इतिहास ग्रंथ में। इन्होंने कहा कि पुष्य या पुण्य जो कवि है वो हिंदी के पहले कवि हैं, और उनकी रचना है अलंकार रत्नाकर, जो आज उपलब्ध नहीं है। क्लियर रहे, ध्यान रहे दोस्तों कि पुष्य पुण्य को हिंदी का पहला कवि कौन स्वीकार करता है? शिव सिंह सेंगर।
शिव सिंह सेंगर वो व्यक्ति है जो हिंदी में इतिहास लिखने वाला पहला व्यक्ति है। मैंने अभी बात की थी कि पूर्व में जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया था वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, हिंदी में नहीं था हिंदी का, लेकिन भाषा दूसरी थी उसकी। तो दूसरे नंबर पर शिव सिंह सेंगर आए और इन्होंने महत्वपूर्ण काम यही किया, सबसे महत्वपूर्ण काम इनका ये था कि इन्होंने प्रथम कवि के निर्धारण का प्रयास किया। यद्यपि वो उचित अनुचित वो बाद के प्रश्न है, लेकिन किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी दिशा में किए गए पहले प्रयास को कभी नहीं भुलाया जा सकता, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे फ्रेंच में होते हुए भी इस्तवार de la littérature हिंदुस्तानी फ्रेंच में है, इतिहास लेखन के मानकों पर खरा नहीं उतरता, फिर भी उस दिशा में किया गया पहला प्रयास है जिसके कारण वो महत्व का बन जाता है। तो वही पहला प्रयास पुष्य पुण्य को लेकर शिव सिंह सेंगर ने किया। और यही थोड़ा ध्यान रहे कि हज़ार प्रसाद द्विवेदी पुष्य पुण्य को, जिनका समय 613 ईस्वी है, और 10वीं सदी में एक जैनाचार्य हुए पुष्पदंत, उन दोनों को एक ही मानते हैं कि पुष्य पुण्य पुनरु या पुष्पदंत जो 10वीं सदी में है, महापुराण उत्तर महापुराण इत्यादि के जो लेखक है, बहुत महत्वपूर्ण राइटर हैं ब्रंश के, और जैनाचार्य महत्वपूर्ण जैनाचार्य भी हैं। पहले स्थान पर स्वयंभूर, दूसरे स्थान पर पुष्पदंत, उसको और पुष्य पुण्य को एक ही स्वीकार करते हैं। दूसरे स्थान पर आते हैं स्वयंभू, जो कि 693 ईस्वी उनका समय है, यानी कि 750 संवत से रामकुमार वर्मा जो है हिंदी साहित्य का आरंभ स्वीकार करते हैं कि 750 ईस्वी के संवत के आसपास जो है हिंदी साहित्य का आरंभ हो गया था। लेकिन स्वयंभू के संदर्भ में थोड़ा सा विवाद ये है कि स्वयंभू को हम अपभ्रंश का पहला कवि कहते हैं, खुद रामचंद्र शुक्ल से अपभ्रंश का पहला महाकवि कहते हैं। अपभ्रंश के पहले महाकवि के रूप में रामकुमार वर्मा खुद उसको स्थापित करते हैं। तो इन्हें हिंदी का पहला कवि कहना शायद न्यायोचित नहीं होगा, न्याय संगत नहीं होगा। नेक्स्ट सरहपा या सरहपाद, राहुल सांकृत्यायन जो हैं वो सरहपा को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। इसके साथ विनयतोष भट्टाचार्य और डॉक्टर नगेंद्र जैसे जो राइटर हैं वो भी सरहपा को ही हिंदी का पहला कवि मानते हैं। ये सिद्ध कवि थे और सार्वभौमिक रूप से सभी जो विद्वान हैं परवर्ती, जो इस बात को स्वीकार करते हैं और आज मान लिया गया है कि सरहपा ही हिंदी के पहले कवि थे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि सरहपा को हिंदी का पहला कवि किसने माना, या दूसरे शब्दों में प्रश्न हो सकता है कि हिंदी का पहला कवि कौन है। हमने दो के संदर्भ में बात की, औरों के संदर्भ में भी बात करेंगे अभी आगे, लेकिन दो के संदर्भ में हमारे पास जवाब है कि एक की रचना मिलती नहीं है, केवल नाम मिलता है हमें, और दूसरा जो है वो अपभ्रंश का कवि है। तो हिंदी का पहला जो कवि है वो सरहपा माना गया है उसको। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं वो मुंज कवि या राजा मुंज को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। आचार्य हज़ार प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान यादहमान को हिंदी का पहला कवि स्वीकार करते हैं, जिनका समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध है, जबकि खुद हज़ार प्रसाद द्विवेदी 10वीं सदी से हिंदी साहित्य का आरंभ स्वीकार करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण राइटर हैं, रामचंद्र शुक्ल है, राहुल सांकृत्यायन हैं या हज़ार प्रसाद द्विवेदी है, इनके मत बहुत महत्व के हैं। तो इनको विशेषकर आप याद रखें कि किसे हिंदी का पहला कवि स्वीकार करते हैं। गणपत चंद्र गुप्त है, वो शालिभद्र सूरी को, जिनका समय 1184 यानी कि 12वीं सदी का उत्तरार्ध ही है, वो कहते हैं कि शालिभद्र सूरी हिंदी के पहले कवि हैं और उनकी रचना भारतेश्वर बाहुबली रास है, वो हिंदी की पहली रचना है। अगरचंद नाहटार जो हैं वो कहते हैं कि वज्रसेन सूरी हैं वो हिंदी के पहले कवि हैं, जो कि ये मान्य मत नहीं है ज़्यादा। ठीक है, वज्रसेन सूरी की रचना को पहली रचना मानते हैं, जो भारतेश्वर बाहुबली गौर रास है। रामचंद्र शुक्ल जो हैं, ये मत काफ़ी महत्व का है कि रामचंद्र शुक्ल चंद वरदाई को हिंदी का पहला कवि
महाकवि, और चंद्रवरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो, उसे हिंदी का पहला महाकाव्य कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चंद्रवरदाई को हिंदी का पहला महाकवि किसने माना है, या रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला महाकवि किसको कहते हैं, या हिंदी का पहला महाकाव्य शुक्लानुसार कौन सा है। ये रचना काफ़ी महत्व की है। आदिकाल में रासो काव्य परंपरा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है और सर्वाधिक विवादास्पद रचना भी है ना। इसमें आए चरित्र, घटनाएं, तिथियों के कारण ये काफ़ी विवादों में भी रही है रचना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भी है। और लास्ट है डॉक्टर वासुदेव सिंह, वो कहते हैं कि योगेंद्र मुनि हैं वो हिंदी के पहले कवि हैं। दोस्तों, हमें कुछ विशेष मतों को ध्यान रखना है। सबसे पहला, एक तो जहाँ पुष्यापुण्य की बात हुई, किसने सबसे पहले कवि निर्धारण का प्रश्न उठाया, शिव सिंह सेंगर ने, जिसे पुष्यापुण्य अपुण्य को जो है हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया। शंभू डॉक्टर रामकुमार वर्मा महत्वपूर्ण है दोस्तों। सरहपा या सरहपाद राहुल संकीर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओवरऑल हम मानते हैं कि हिंदी के पहले कवि ये हैं, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी महत्वपूर्ण है, जो राजा मुंज को या मुंज कवि को हिंदी का पहला कवि मानता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण मत है। अब्दुल रहमान का, गणपति चंद्र गुप्त का महत्वपूर्ण मत है। हमने केवल जो महत्वपूर्ण मत रहे हैं लोगों के, समीक्षकों के, उन पर चर्चा की है। और चंद्रवरदाई उसके बाद विशेष महत्व का है। इन सभी मतों को आप ध्यान रखेंगे और इन्हें याद कर लेंगे। हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।